जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको 3 मार्च को बायोलॉजी का पेपर देना है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपको 10 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं और ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके बोर्ड के पेपर में 3 मार्च को डायरेक्टली फंसने वाले हैं, डायरेक्ट पेपर में छपने वाले हैं। तो ये 10 टॉपिक आपको पढ़कर जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे कि इनमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक भी बोर्ड के पेपर में फंसेंगे। तो इन टॉपिक को एक बार पढ़ लो, समझ लो, ताकि अगर ये बोर्ड के पेपर में आपके टॉपिक आते हैं तो आप इनको लिख लेंगे, समझ लेंगे, और अगर आप अच्छे से लिख कर आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। तो एक बार इन सभी टॉपिक को पढ़कर जाना है, ताकि अगर ये टॉपिक बोर्ड के पेपर में आते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक को 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ज़्यादातर प्रयास करेंगे हम सभी लोग कि यहीं पर आपको एक टॉपिक लर्न करा दिए जाएँ, ताकि आपको बाद में लर्न करने की प्रॉब्लम भी ना हो। देखो, बिना समय को वेस्ट किए, क्योंकि हमारे पास अब टाइम है नहीं, क्योंकि आपका 3 मार्च को बायोलॉजी का पेपर भी है, तो ऐसे में हमें समय को वेस्ट नहीं करना। पहला टॉपिक है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करते होंगे तो जायज़ सी बात है आपको सारे टॉपिक पता होंगे कि ये टॉपिक कितनी बार बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, देखो मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, समझो ध्यान से। मनुष्य में लिंग निर्धारण XX और XY गुणसूत्र द्वारा होता है। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो XX और XY जो गुणसूत्र होता है उनके द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें से 44 + XX मादा में तथा 44 + XY पुरुष में होता है। 44 + XX यानी कि 44 45 46, 44 45 46, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो हमारे पास होते हैं 46 क्रोमोसोम। इसमें से जो 44 है ये आपके दैहिक गुणसूत्र होते हैं, जो आपके 2 आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए इस चीज़ को। ठीक है, जब आप इसमें क्रॉस कराएंगे, जब इसके आप युग्मक बनाएंगे तो देखो 22 + X और 22 + Y, 22 + X और 22 + Y जब मिलता है तो आपका पुरुष बनता है। वहीं पर 22 + X और 22 + X मिलता है तो आपकी मादा बनती है। ये कहाँ से आया है समझो ध्यान से। ये आपका मादा तो 44 + XX होते हैं, पुरुष में 44 + XY होते हैं। इन दोनों की युग्मक बनाए, इनको अलग किया, युग्मक बना के इनको अलग किया। जब 44 का आधा किया तो 22 होते हैं और X एक इसके साथ एक इसके साथ, इसका आधा किया तो 22 होंगे, एक X इसके साथ 22 के साथ। जब इनमें क्या कराया गया, इनको युग्मक बनाया गया, फिर इनमें कराया गया क्रॉस, इनमें कराया गया संकरण या इनमें कराया गया निषेचन। जब इसमें सभी के साथ 1 बाय 1 करके कराया गया, ये मेंडल के नियम के अनुसार हम करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो चेकर बोर्ड के अनुसार भी कब करा लेंगे, समान अनुपात में समान रेशो में आंसर आएगा। ठीक है, समझ लेना इस चीज़ को। जब इसमें क्रॉस कराया गया तो देखो ये 22 + X और ये 22 + X के साथ मिलेगा तो 44 + XX बना देगा। ये 22 + X 22 + XY के साथ मिलेगा तो आपका 44 + XY बना देगा। ये वाला जब इसके साथ मिलेगा तो 44 + XX, इसके साथ मिलेगा 44 + XY। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 44 + XX, 44 + XX 2 बार है, 44 + XY, 44 + XY ये भी 2 बार है, यानी कि 2 पुत्र हो गए और 2 पुत्री हो रही हैं। अगर यहाँ पर हम एक अनुपात की बात करें तो 2-2 हो रहे हैं। अगर 4 चीज़ें हैं उसमें सभी के पास 2-2 हैं, इसका मतलब वो कितना है 50-50% है। तो अगर इन दोनों में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये कोई नहीं कह सकता है 100% गारंटी के साथ आपका पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 50% चांस है कि आपकी पुत्र हो सकता है या फिर पुत्री हो सकती है। कितना चांस होता है, 50-50% होता है। तो इसीलिए कुछ एक को दोष नहीं दिया जा सकता है। आई होप आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखो। अगला आपका टॉपिक है एल्कैप्टोन्यूरिया। देखो, एल्कैप्टोन्यूरिया पर टिप्पणी कीजिए, इसकी परिभाषा लिखिए। एक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया। तो देखो बच्चों, ये उपापचयी त्रुटि से होने वाला रोग है। ये क्या है, उपापचयी त्रुटि से होने वाला एक रोग है, जिसमें होता क्या है, फिनाइल एनिलीन और टायरोसिन के उपापचय से हीमोजेंटेसिक अम्ल बनता है। यानी कि बच्चों जिसमें होता क्या है कि फिनाइल एनिलीन और टायरोसिन इनके उपापचय से एक अम्ल बनता है जिसका नाम है हीमोजेंटेसिक अम्ल। लेकिन इसका एंजाइम उपस्थित ना होने के कारण, इनका जो इनको चेंज करने वाला एंजाइम उपस्थित ना होने के कारण उपापचय नहीं हो पाता, उपापचय नहीं हो पाता है। और जब इसका उपापचय नहीं हो पाता है तो इसकी मात्रा जो है बढ़ती रहती है।
जिससे क्या होता है, इसकी मात्रा जो है लगातार बढ़ती रहती है, जिसके कारण यह रुधिर में परिवहन करने लगता है। जिससे कारण होता क्या है, जब इसकी मात्रा बढ़ती रहेगी तो ये रुधिर यानी कि ब्लड में परिवहन करने लगता है, सर्कुलेशन करने लगता है और हड्डियों के जोड़ों पर जम जाता है। और फिर जब परिवहन करेगा तो क्या करेगा, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहां पर जमने लगता है या जम जाता है, ठीक है, जमा होने लगता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है, यानी कि फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में जब ज़्यादा और इसकी मात्रा बढ़ती रहती है, फिर मूत्र के साथ में भी उत्सर्जित होते रहता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पर नोट पॉइंट क्या है, मूत्र वायु के संपर्क में आते ही काले रंग का हो जाता है। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होगा, जो भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होगा, उसका जो यूरिन है, मूत्र है, वो जैसे ही करेगा, जैसे ही वो वायु के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन होगी, वो कैसे कलर का हो जाता है, काले कलर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि किस रोग से ग्रसित व्यक्तियों का मूत्र जो है वायु के संपर्क में आते ही काले रंग का हो जाता है। तो याद रख लेना वो कौन है, एल्कैप्टोन्यूरिया है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखो, अगला है मेंडल के नियम। उनमें से हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम, जो कि बोर्ड के पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और अन्यथा हमने तीनों नियम आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, एक मैराथन लिया था, उसमें तीनों नियम बताए गए हैं। तो अगर आप लोग वो पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें पूरी किताब के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए गए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर लेना, ठीक है, समझ गए। तो मेंडल के नियम में हम लोग पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। देखो क्या कहते हैं, ये प्रभाविता का नियम कहता है जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधे हैं उनमें संकरण कराया जाएगा, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा इसी नियम को मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा। इनका कहने का मतलब ये है कि जब हम दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधे लेंगे और उनमें संकरण कराएंगे, तो F1 पीढ़ी में हम जब देख रहे होंगे तो हम देखेंगे कि जो भी लक्षण अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगा, अपने आप को दिखा पाएगा, उसे ही हम लोग प्रभावी लक्षण कह देंगे और इस नियम को प्रभाविता का नियम कह देंगे। समझो ध्यान से, यहाँ पर क्या किया गया, एक लंबा पौधा लिया गया और एक बौना पौधा लिया गया, और यहाँ पर जो पौधे लिए गए थे वो मटर के थे, ठीक है। लंबापन, जो लंबा पौधा था उसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया, जो बौना पौधा था उसे स्मॉल टी से प्रदर्शित किया गया, ठीक है। यानी कि लंबा वाला पौधा उसे कैपिटल टी से और जो बौने वाला पौधा था उसे स्मॉल टी से प्रदर्शित किया गया। इनके युग्मक बनाए गए, अलग अलग किया गया, फिर इनमें क्या कराया गया, संकरण कराया गया। जब इनमें संकरण कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो देखा गया इसमें सारे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बन रहे थे। यानी कि जो पौधे बन रहे हैं दोनों के मिक्सअप हैं, दोनों का जीन इसमें आ चुके हैं, यानी कि ये जो है एक संकर पौधा बन गया, ठीक है। अर्थात सभी पौधे संकर हैं बट लंबे हैं, सभी पौधे संकर लंबे हैं। इन पौधों को आप जब दूर से देखेंगे, बनाए गए कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, तो आप दूर से देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे, आपको लंबे पौधे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, लंबे पौधे दिखाई देंगे, ठीक है। बट इनका क्रॉस किसके साथ कराया गया था, छोटे पौधों के साथ, बट ये हैं कैसे, लंबे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बौनापन, यहाँ पर जो बौनापन था, जो स्मॉल टी वाला था, वो एक अप्रभावी है तथा लंबापन जो है प्रभावी है। यानी कि जब F1 पीढ़ी में क्रॉस कराया गया तो लंबा जो पौधे थे वो लंबे हुए, यानी कि यहाँ पर जो लंबापन था वो प्रभावी था। तो ये था मेंडल के पहला नियम, जिसे कहते हैं प्रभाविता का नियम या कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अगला आपका टॉपिक है महिला नसबंदी, जिसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एक पुरुष नसबंदी होता है जिसे बैसेक्टोमी कहते हैं, जिसमें शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता था, ठीक है। वो मैंने पढ़ा रखा, कई बार पढ़ाया, ठीक है। तो देखो महिला नसबंदी क्या होती है, इसको समझो ध्यान से। स्त्रियों की फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे ओवम अंडवाहिनी में नहीं पहुंच पाता है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है, जो स्त्रियां होती हैं उनमें फैलोपियन नलिका जो होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, उसको काटकर बांध दिया जाता है। जब उसको काटकर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है, वो अंडवाहिनी में नहीं पहुंच पाता है। अंडवाहिनी में पहुंच नहीं पाता है, स्पर्म से मिल नहीं पाता है, निषेचन हो नहीं पाता है। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जो है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है निषेचन को रोकना,
निषेचन को रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोकना, ठीक है। अगला, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें कराया जाता है गर्भपात, यानी कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसको शॉर्टकट में एमटीपी कहते हैं। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। स्त्री गर्भधारण के 3 महीने से पहले, 3 महीने से पूर्व भ्रूण को गिरा दिया जाता है। आज के समय में इसे कानूनी मान्यता मिल चुकी है। प्यारे बच्चों, गर्भधारण हो गया, उस गर्भधारण के 3 महीने से पहले, गर्भधारण होने के बाद 3 महीने से पहले भ्रूण को गिरा दिया जाता है और आज के समय में इसे कानूनी मान्यता मिल चुकी है। और बार बार अबॉर्शन यानी कि गर्भपात कराने से स्त्री का स्वास्थ्य जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और अगर कोई मजबूरी है, उसे करा भी रहा है, तो उसे याद इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसे जो अबॉर्शन कराना चाहिए किसी योग चिकित्सक के द्वारा ही कराना चाहिए, जो इसके बारे में अच्छे से जानकारी रखता हो। कम से कम वो MBBS लेवल का होना चाहिए। समझ के इस चीज़ को। आई होप आपको सारे टॉपिक में कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगला देखो बच्चों, अगला आपका टॉपिक है बच्चों बढ़ानता पर टिप्पणी कीजिए। वैसे मैं बढ़ानता को 1 से 2 बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान से समझ लो। बढ़ानता होता क्या, देखो होता क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है। कुछ कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है उनको किसी ना किसी कलर में कोई प्रॉब्लम होती है, उनको कलर दिखाई नहीं देते, उनमें पहचान नहीं कर पाते हैं। तो यही सेम बढ़ानता का भी रीजन होता, समझो ध्यान से। बढ़ानता का पता सबसे पहले हॉर्न ने लगाया था। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है, इसीलिए इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इसे प्रोटॉन दोष भी कहते हैं। यह जो है एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी वंशागत रोग है, ठीक है, समझो ध्यान से। बढ़ानता जो था, इसका सबसे पहले जो पता लगाया था वो लगाया था डॉक्टर हार्नर, जो वैज्ञानिक थे हार्नर। तो इन्होंने लगाया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा कि बढ़ानता का पता सबसे पहले किसने लगाया था, हार्नर ने लगाया था, ठीक। साथ साथ अगर इस रोग से जो व्यक्ति ग्रसित होंगे उन व्यक्तियों को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है। लाल और हरे रंग की इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति रहते हैं उनको उसमें पहचान नहीं होती है, इसीलिए इसे लाल हरा अंधापन भी कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को रेलवे में काम नहीं मिल सकता है या ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है, आप मोस्टली ये पूछेंगे कि ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है, तो किसे नहीं, क्योंकि ट्रेन में लाल और हरे का ही सारा खेल है, तो उसमें उसे पहचान नहीं, पता नहीं कब लाल है कब झंडी जो है रही है, तो सही उसमें पहचान ही नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से जो बढ़ानता से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जाता, इसीलिए वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसे और साथ साथ इसे लाल हरा अंधापन भी हम कहते हैं, और इसे प्रोटॉन दोष भी एक कहते हैं, इसका ही एक नाम है, ठीक है। और ये जो है एक्स लिंग संलग्न एक अप्रभावी रोग है, याद रख लेना, और ये वंशागत रोग है, ये भी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर एक एक्स गुणसूत्र पर सी लगा है तो वो स्त्री वाहक होगी, अगर एक दोनों पे सी लगा है तो कैसे होगी, वो बढ़ांध होगी, ठीक है। और पुरुष कभी भी वाहक नहीं होता, वो डायरेक्टली बढ़ांध होगा। अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि अगर बढ़ांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री में बढ़ानता की वंशागत को रेखीय चित्र द्वारा समझाइए। तो एक क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व करना है, यानी कि सामान्य बढ़ांध पुरुष है, सामान्य स्त्री है, इसमें बढ़ानता का रेखीय चित्र क्या होगा। देखो, बढ़ांध पुरुष लिया, सामान्य स्त्री ली, जब इनमें क्रॉस हो रहा है या इनमें जब निषेचन होगा, जब इनकी शादी हो जाएगी, निषेचन होगा, तो इसमें जो बच्चे होंगे वहाँ से भी आप इसको इंटरलिंकिंग कर सकते हो। देखो क्या होगा, जब इसमें देखा जाएगा तो कुछ तो ऐसे होंगे जो इस पुत्री होंगी वो वाहक होंगी, जो इसकी पुत्री होंगी वो क्या होंगी, वाहक होंगी। अगर पुत्र जो है बढ़ांध है पूर्ण रूप से तो पुत्री वाहक होंगी, लेकिन जो पुत्र होंगे वो नॉर्मल होंगे, पुत्र जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो बढ़ानता को भी आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे जरूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला आपका टॉपिक है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। क्या है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, क्या है देखो, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बिडल और टाटम ने दी थी। जो वैज्ञानिक थे बिडल और टाटम, इन्होंने दी थी सन 1941 ईस्वी में। इन्होंने सन 1941 ईस्वी में न्यूरोस्पोरा नामक एक कोश की कवक पर अपने प्रयोग को सिद्ध किया था। इनके अनुसार प्रत्येक जीन एक विशेष एंजाइम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी कि प्यारे बच्चों, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो थी वो बिडल और टाटम ने दी थी। इन्होंने अपना प्रयोग जो है न्यूरोस्पोरा नामक एक कोश की कवक पर सन 1941 ईस्वी में किया था।
इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीन जो होता है वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन या फिर एंजाइम का क्या करता है, संश्लेषण करता है। तो एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना टॉपिक है, ये भी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, समझ गए। अगला देखो, अगला टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसे समझो ध्यान से। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक्स जेफरी ने विकसित किया था। डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग प्रयोग था, एक तकनीक है, इसे क्या किया गया, एलेक्स जेफरी के द्वारा विकसित किया गया। इसके माध्यम से प्रत्येक जीव के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नता देखी जा सकती है। प्रत्येक जो जीव होगा, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, उसके मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नता देखी जा सकती है। समरूप जुड़वा को छोड़कर कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। समरूप अगर जुड़वा को हम छोड़ दें तो कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भिन्नता डीएनए के कारण होती है। ये भिन्नता जो होती है किसके कारण होती है, डीएनए के कारण होती है। इस तकनीक का उपयोग विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। कैसे, किसी चोरी में भी किया जाता है, हत्या में भी किया जाता है, किसी की लड़ाई झगड़े में भी इस प्रकार की जो तकनीकें होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला और हमारा लास्ट टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कहते हैं हम लोग नेशनल पार्क। देखो बच्चों, नेशनल पार्क क्या होते हैं, वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से असंरक्षित होता है। एक ऐसा क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है तथा जहां शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध यानी कि मना होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इन क्षेत्रों में जंतुओं एवं या प्राणी तथा पादप या वनस्पति दोनों को संरक्षण दिया जाता है, संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसमें से इनके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं, जहां पर पशु चराना, शिकार खेलना, फसल बोना सारी चीज़ें मना होती हैं। वहाँ पर जंतु एवं प्राणी और साथ साथ वनस्पति सभी को संरक्षण दिया जाता है। तो प्यारे बच्चे, जो 10 टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो मैंने आपको बता दिए। इनमें किसी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन रहा हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। हम उसका जवाब और सोल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।